हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। इंटरनल एनर्जी जान लेते हैं हम। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द बॉडी, है ना। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम चाय बनाएं तो चाय में क्या डलेगा? शक्कर डलेगी, पत्ती डलेगी, पानी डलेगा, है ना, अदरक डल रहा है, जो भी डल रहा है। तो सभी के पास अपनी अपनी एनर्जी होगी। शक्कर के पास उसकी अलग एनर्जी है, पानी के पास उसकी अलग एनर्जी है ना। फिर अदरक के पास उसकी एनर्जी होगी, चाय पत्ती के पास उसकी एनर्जी होगी। तो सभी की जो एनर्जी है ना, इनके मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? अपनी अपनी खुद की एनर्जी है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो जो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी द एनर्जी सप्लाइड बाय आउटसाइड सो इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम बाहर से जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो इक्वल हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास है, जैसे हम यहाँ पर चाय बना रहे मान लो, तो चाय के मॉलिक्यूल्स है ना, चाय पत्ती के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, सभी के पास अपनी अपनी एनर्जी है। और टोटल यहाँ पर हमने देखा कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो कितना थी? वो हम मान लेते कि 30 थी। कितना थी? 30 किलो जूल एनर्जी थी। ठीक है। फिर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। अब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पर 80 किलो जूल, है ना। तो इसकी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी सपोज कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी कितना? 80, हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखो 30 इसके पास थी, है ना, और रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है 80। तो हम कितना एक्टिवेशन एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे होंगे? 50। ठीक है। 80 माइनस 30, है ना। 30 तो इनके पास है ही सही, पर हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 80 है। तो हम इसको कितना एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तब जाके? तो यहाँ पर आपको 50 किलो जूल एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो होगी कितना? 50 किलो जूल। ठीक है। एनर्जी क्या है? 50 किलो जूल इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि 30 किलो जूल एनर्जी क्या होगी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना? 80। मतलब आप उसको 80 एनर्जी दे देंगे, टोटल 80 किलो जूल एनर्जी दे देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? इनिशिएट हो जाएगी या प्रोसीड करना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट जो रहेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आप बाहर से जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कितना सप्लाई कर रहे हैं? 50, क्योंकि 30 उसके पास ऑलरेडी थी। टोटल एनर्जी 80 रिक्वायर्ड थी, 50 आपने ट्रांसफ़र की होगी इस 30 को, तभी जाकर 80 हुई होगी और रिएक्शन प्रोसीड कर पाई होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हुई? यहाँ पर 50 हुई, है ना। मैंने इसको यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो वो अब देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। देखो इधर हमारा एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और इधर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। हमने यहाँ पर ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है और इधर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टिंग स्पीसीज के पास टोटल कितना जूल एनर्जी है? 30, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना एनर्जी है रिएक्टेंट स्पीसीज के पास? 30 है। ठीक है। अब 30 है, ठीक है। यहाँ से रिएक्टेंट क्या होता है? यहाँ से रिएक्टेंट यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर उसको एनर्जी हमने दी, तो वो एनर्जी कितना हो चुकी है? यहाँ तक जाते जाते 80 हो चुकी है। ठीक है। हमने 80 किलो जूल एनर्जी। अब हमने टोटल एनर्जी कितना ट्रांसफ़र की? यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी हमने ट्रांसफ़र की, है ना। इस रिएक्टिंग स्पीसीज को इस एनर्जी बैरियर तक ले जाने में हमने क्या की? एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो उस एनर्जी को हमने क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी बोला। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, 30, है ना, ये 10 हो जाएगा, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, टोटल 5 टाइम 10 होगा। मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 30 किलो जूल एनर्जी रिएक्टेंट स्पीसीज के पास थी। ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट स्पीसीज को जो एनर्जी एक्टिव करने के लिए, एनर्जी को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, वो एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी ये बात। ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, इसमें क्लियर है बात? आपको समझ में आ चुकी होगी। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन बाय रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू ओवरकम द बैरियर टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी
गिवन बाय रिएक्टेंट, मतलब इतनी एनर्जी तो चाहिए ही सही रिएक्टेंट को, तभी जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। मतलब यहाँ पर हम 50 किलो जूल एनर्जी तो हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगी, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। उससे ज़्यादा भी कर देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, पर मिनिमम इतना एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। यदि इससे कम एनर्जी हम देते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होना जरूरी है। सपोज करो आपने 40 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर की, अब 40 तो वो यहीं तक हो पाएगी, 70 तक ही पहुँच पाएगा, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको इतना एनर्जी ऑलरेडी क्या करना पड़ेगी, देना पड़ेगी। ये मिनिमम एनर्जी है, इतना एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। यदि इससे कम एनर्जी सप्लाई करें, 30 किलो जूल सप्लाई करें, तो रिएक्टेंट देखो यहाँ पर 30-40 है ना, 10 फिर 10 और फिर 10, वो यहीं तक पहुँच पाएगा। मतलब आपको इतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगी, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।